अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर बाय ट्विंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरिक इब्सन का एक प्ले अ डॉल्स हाउस। तो प्ले को शुरू करने से पहले राइटर की बायोग्राफी देख लेते हैं। हेनरिक इब्सन का पूरा नाम हेनरिक जोहान इब्सन था और ये पैदा हुए 20 मार्च 1828 को नॉर्वे के अंदर। ये एक नॉर्वेजियन प्ले राइट थे और इनकी डेथ हुई 23 मई 1906 ओस्लो में। इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे जिनमें घूस्ट्स, डॉल्स हाउस और हेडा गैबलर शामिल हैं। इब्सन को लेट 19th सेंचुरी का एक इम्पॉर्टेंट फिगर माना जाता है और इन्होंने अपने वर्क्स में, अपने प्लेज में एक नई टेक्निक दी और उससे कहते हैं रियलिज़म। और इब्सन जो कुछ भी लिखा करते थे वो बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था, जिसकी वजह से इब्सन को एक तरह से शेक्सपियर से कंपेयर किया जाता है। मतलब इनके वर्क्स इतने यूनिवर्सल हुआ करते थे कि उनकी यूनिवर्सैलिटी की वजह से उन्हें एक तरह से शेक्सपियर से कंपेयर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इब्सन को फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी कहा जाता है। इसके बाद इस नावल के कुछ की फैक्ट्स हैं। इसे लिखा गया था 1879 में रोम के अंदर और इसे पब्लिश भी 1879 में ही करवाया गया था अमाल्फी में। इस प्ले की लैंग्वेज नॉर्वेजियन लैंग्वेज है और अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो नॉर्वेजियन टाउन में ही इसकी सेटिंग रखी गई है। ये एक 3 एक्ट्स का प्ले है और इसे फेमिनिस्ट प्ले कहा जाता है। और इस प्ले में इब्सन ने 19th सेंचुरी की रियलिज्म को दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद एक नज़र करैक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला करैक्टर है नोरा हेल्मर। ये प्रोटैगनिस्ट है और एक मिडिल क्लास वुमेन है। दूसरे नंबर पे हैं टॉरवल्ड हेल्मर। ये एक बैंक मैनेजर है और ये नोरा का हस्बैंड है। उसके बाद है निल्स क्रॉक्स्टड। ये एक विलन है, विलन करैक्टर है और उसी बैंक में एम्प्लॉय है जहाँ पर टॉरवल्ड अपना बैंक मैनेजर है। देन है हमारे पास डॉक्टर रैंक। ये टॉरवल्ड का एक पुराना दोस्त है। और एंड पे है हमारे पास क्रिस्टीन लिंडी। ये नोरा की पुरानी दोस्त है स्कूल के वक्त की। तो दोस्तों ये सब तो था प्ले का इंट्रोडक्शन और उसके करैक्टर्स। अब हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस प्ले का आगाज़ होता है क्रिसमस से पहली शाम से, यानी 24 दिसंबर की शाम से। एक औरत जिसका नाम नोरा है वो बाज़ार से कुछ चीज़ें ख़रीद कर लाती है क्योंकि अगले दिन क्रिसमस का त्यौहार है। और उसके साथ एक और शख्स है जिसके हाथ में एक क्रिसमस ट्री है। तो नोरा उसे ट्री दरवाजे के पास रखने को कहती है और उसे कुछ टिप देकर रवाना कर देती है। जब नोरा का हस्बैंड टॉरवल्ड उसे देखता है कि वो काफ़ी सारी शॉपिंग करके लाई है तो वो उस पर गुस्सा करता है और उसे नाजायज़ शॉपिंग से मना करता है, यानी फ़जूल खर्ची से मना करने लगता है कि अभी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हम इस तरह पानी की तरह पैसा बहाने लग जाएं। तो नोरा उससे कहती है कि टॉरवल्ड, मुझे लगा कि अभी अभी तुम्हारा बैंक में प्रमोशन हुआ है तो हम इस बार ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं क्रिसमस के लिए, लेकिन अगर तुम मना करते हो तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। इसके बाद टॉरवल्ड अपने स्टडी रूम में चला जाता है और कुछ देर बाद उनके घर में एक और शख्स एंटर होता है जिसका नाम है डॉक्टर रैंक। डॉक्टर रैंक टॉरवल्ड के एक ओल्ड फैमिली फ्रेंड हैं, पुराने दोस्त हैं। और टॉरवल्ड ने अपनी वाइफ नोरा से कहा हुआ है कि जब भी डॉक्टर रैंक घर में आए उन्हें आने देना बग़ैर रोक टोक के। तो डॉक्टर रैंक डायरेक्ट स्टडी रूम में चले जाते हैं टॉरवल्ड के पास। इसके कुछ देर बाद एक और औरत उनके घर में दाखिल होती है और नोरा इस औरत को पहले तो नहीं पहचानती, लेकिन जब वो अपना नाम बताती हैं क्रिस्टीन लिंडी तो नोरा फ़ौरन से पहचान जाती हैं कि ये तो मेरे स्कूल वक्त की पुरानी दोस्त है। तो वो उससे देखकर बहुत खुश होती हैं क्योंकि ये 8 साल बाद इनसे मिलने आई हैं और जाहिर सी बात है अगर इतने अरसे के बाद कोई दोस्त मिलेगा तो खुशी तो होती है। अब ये दोनों आपस में बहुत सारी पुरानी बातें करते हैं और इन्हीं बातों बातों में नोरा लिंडी से पूछती हैं कि आप अपने हस्बैंड का बताइए कैसे हैं वो। तो वो बताती है कि हस्बैंड की तो 3 साल पहले ही डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद लिंडी को अपनी माँ और अपने भाइयों की परवरिश के लिए जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा
वो मुश्किलात भी नौरा को बताती हैं वो। फिर लिंडी बताती हैं कि अब उनकी वालिदा की डेथ हो गई है और अब उनके भाई बड़े हो गए हैं, कमाने के लायक हो गए हैं, तो अब वो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हैं और वो नौरा के पास नौकरी की तलाश में आई हैं। इसके बाद दूसरी तरफ लिंडी नौरा से सवाल पूछती है कि तुम अपनी ज़िंदगी का बताओ। तो नौरा कहती है कि हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरा हस्बैंड मुझे ज़्यादा फजूल खर्ची से मना करता है। तो लिंडी कहती हैं कि हाँ, तुम अपने स्कूल के वक्त पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया करती थी, तो शायद अभी भी तुम वैसी ही हो। इसके बाद लिंडी कहती हैं कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास कमाने वाला तुम्हारा हस्बैंड है। मुझे देखो, मुझ जैसी सिंगल औरत को देखो जिसे कमाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अब जब वो फाइनली अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हैं तो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हैं अब। तो नौरा ये बात सुनकर कहती है कि मिस लिंडी, ऐसी बात नहीं है, हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तब वो लिंडी को बताती हैं कि किस तरह से जब उनकी शादी हुई तो टॉरवल्ड को बहुत सारी मेहनत करना पड़ी और टॉरवल्ड की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर्स ने कहा कि इससे बेहतर फील करवाने के लिए इटली ले जाना पड़ेगा। तब उन पैसों का अरेंज नौरा को ही करना पड़ा था और नौरा बताती है कि उनको वो पैसों का अरेंज अपने फादर से करना पड़ा, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद पता नहीं उसे क्या सूझती है, वो बताती है कि उसने उन पैसों का अरेंज अपने फादर से नहीं किया था बल्कि बैंक से उधार लिए थे अपने बाप के जाली साइन करके, और अब उन पैसों की इंस्टॉलमेंट्स चुकाने के लिए मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करना पड़ा अपने हस्बैंड से छुप कर। तो ये सब बातें उन दोनों दोस्त के दरमियान चल रही होती हैं। तभी एक और शख्स उनके घर में दाखिल होता है और इसका नाम है क्रॉक्स्टेड। ये कहानी का विलन है और ये उसी बैंक में काम करता है जहाँ पर टॉरवल्ड मैनेजर है। मिस लिंडी क्रॉक्स्टेड को देखकर अजीब सा बिहेव करती है और नौरा उससे पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो वह कहती है हाँ, कभी जानती थी, मगर अब छोड़ो जो भी है। तो क्रॉक्स्टेड भी डायरेक्ट स्टडी रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रैंक, टॉरवल्ड और क्रॉक्स्टेड ये तीनों स्टडी रूम से बाहर निकलते हैं। तब नौरा अपने हस्बैंड टॉरवल्ड से कहती है कि मेरी दोस्त मिस लिंडी को जॉब की ज़रूरत है, क्या तुम अपने बैंक में बात करके इनकी नौकरी के लिए कोई बंदोबस्त कर सकते हो। तब टॉरवल्ड जवाब देता है कि ठीक है, हमारे बैंक में एक वैकेंसी खाली होने वाली है, तो जो भी इनके लायक होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा इनको। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं और नौरा अपने बच्चों से खेलने लगती है। थोड़ी ही देर बाद क्रॉक्स्टेड खिड़की से कूदकर अंदर आता है और नौरा से कहता है कि तुम अपने शौहर को समझाओ, वो मेरी नौकरी छीनने वाला है। अब इस क्रॉक्स्टेड को अपनी नौकरी के छिन जाने का डर इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही करप्ट इंसान है और टॉरवल्ड बहुत ही ईमानदार। तो इसलिए टॉरवल्ड बैंक का मैनेजर है, तो वो चाहता है कि क्रॉक्स्टेड को फायर कर दे नौकरी से। अब क्रॉक्स्टेड नौरा के पास आया है और उसे कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को समझाओ कि मुझे नौकरी से ना निकाले। तो नौरा उसे जवाब देती है कि मैं क्यों समझाऊं, तुम्हारा मसला है, बैंक की बात है, तुम लोग जानो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम समझाओ, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारी बात मानेगा। तब दोबारा वो यही बात करती है कि बैंक की बात है, तुम लोग जानो, जब टॉरवल्ड आ जाएगा तो तुम बात कर लेना, अभी तुम जा सकते हो यहाँ से। मगर जाने से पहले क्रॉक्स्टेड नौरा को धमकी दे जाता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड को नहीं समझाओगी तो मैं उसको तुम्हारा राज बता दूंगा। तब नौरा पूछती है कि कौन सा राज। तो क्रॉक्स्टेड जवाब देता है कि जो तुमने अपने फादर के जाली साइन करके पैसे उधार लिए थे बैंक से, वो वाला राज मैं टॉरवल्ड को बता दूंगा। जब नौरा ये बात सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि क्रॉक्स्टेड नौरा को धमकी दे करके चला गया। अब नौरा इस बात का जिक्र अपनी दोस्त लिंडी से करती है और उससे इसका हल पूछती है। तब लिंडी कहती है नौरा से कि तुम अपने हस्बैंड से बात करो कि वो क्रॉक्स्टेड की नौकरी ना छीने। नौरा अपने हस्बैंड से इस मौजू पर बात करती है मगर वो उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अगले दिन जब क्रिसमस इवनिंग थी तो क्रॉक्स्टेड नौरा के पास आया और उसे बताया
कि उसने उसके हस्बैंड को ख़त लिख दिया है जिसमें उसके पैसे लेने वाली बात उसने बता दी है टॉरवल्ड को। नोरा ये जानकर बहुत परेशान हो जाती है। जब लिंडी नोरा को परेशान देखती है तो उससे जाकर पूछती है कि क्या बात है। नोरा सारी बात उसे बताती है कि क्रॉक्स्टेड ने ख़त लिख दिया है टॉरवल्ड को, अब क्या बनेगा। तब लिंडी कहती है नोरा से कि मैं क्रॉक्स्टेड से बात करूंगी, हो सकता है कोई इसका हल निकल आए। इसके बाद लिंडी क्रॉक्स्टेड के पास जाती है और उससे अपनी बातों से मैनिपुलेट कर लेती है, क्योंकि ये लिंडी क्रॉक्स्टेड की एक्स लवर है और इसी वजह से वो उसे बताती है, उससे कहती है कि अब हम शादी कर लेंगे, तब हमारे हालात कुछ और थे, मगर तुम नोरा का जो राज है वो राज ही रहने दो। तो क्रॉक्स्टेड इस बात पर एग्री हो जाता है कि ठीक है वो शादी कर लेंगे, लेकिन वो लिंडी को बताता है कि उसने टॉरवल्ड को ख़त लिख दिया है, अब उस ख़त का क्या बनेगा। तो लिंडी जवाब देती है कि कोई बात नहीं, ख़त लिख दिया तो तुम एक और ख़त लिखो जिसमें तुम नोरा से और टॉरवल्ड से माफ़ी मांगो कि मैंने इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग के थ्रू ये ख़त लिखा। तो क्रॉक्स्टेड कहता है कि ठीक है, मैं टॉरवल्ड को एक और ख़त लिखूँगा जिसमें मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। तो वो ऐसा ही करता है, लेकिन दूसरी तरफ टॉरवल्ड जो पहला ख़त पढ़ लेता है और नोरा को वो बहुत सारी सुना देता है। वो कहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम मेरे बच्चों की तालीम और तरबियत के काबिल नहीं हो। तो मतलब बहुत सारी सुना दी। वो तो छोटी छोटी बातों पर नोरा को बहुत सुना देता था, लेकिन ये बात तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, तो इस पर उसने नोरा की काफ़ी बेइज्जती की। इसके कुछ ही देर बाद मेड दूसरा ख़त लेकर आती है और वो ख़त भी टॉरवल्ड पढ़ लेता है। जब टॉरवल्ड वो ख़त पढ़ता है तो उसका गुस्सा किसी हद तक ठंडा हो जाता है। अब वो नोरा के पास जाता है तो उसे कहता है कि ठीक है, चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि टॉरवल्ड कौन होता है नोरा को माफ़ करने वाला। गलती भी टॉरवल्ड की और ऊपर से कह रहा है कि मैंने माफ़ किया। ये तो वो वाली बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसके बाद नोरा फैसला कर लेती है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद वो इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। तब टॉरवल्ड उसे समझाता है कि हमारे 3 बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा। तो नोरा कहती है कि तुम ही रखो अपने बच्चे, मैं तो जा रही यहाँ से। तो ये बात कहकर नोरा घर की चाबियाँ टेबल पर रखती है और घर छोड़कर चली जाती है। और इसी के साथ ये प्ले ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।